हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए वैलिड हैं, इसलिए जो है कंप्लीट वीडियो देखिएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो है 100% मिलेंगे, क्योंकि ये एक सिलेबस आधारित पेपर है। हालांकि मैं सारे क्वेश्चंस जो है सिलेबस आधारित देता हूँ। जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए उन सभी से मैं क्वेश्चंस जो है आपको देता हूँ, ताकि आपको धीरे धीरे पेपर्स लगाते हुए भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। सभी क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से समझ करके सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, थोड़े से थोड़े से मतलब क्या बोलते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। 50 लाइक्स का टारगेट है, और लाइक मोटिवेशन के लिए है, मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से जो है डेली आपके लिए पेपर और थ्योरी और एमसीक्यूज़ लेकर के आता रहूँ। और आपको जो है अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ झटपट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो। अक्सर ये क्वेश्चन जो है सीडीपी में, हिंदी पेडागोजी में और ईवीएस में, ये सभी जगह क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आता है। तो भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें कि कोई बच्चा भाषा को सीखने में बच्चा गलती कर रहा है ना, आप देख रहे हैं कि वो अक्सर गलतियां कर देता है भाषा को पढ़ने में, लिखने में। तो ये जो है गलतियां जो है बच्चे को, ये जो सीख को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको सीडीपी के तौर पे समझें तो जो सीखना होता है, थॉर्नडाइक के मुताबिक, थॉर्नडाइक का मानना है कि बच्चे के जो सीखने में जो गलतियां होती हैं, सीखने की प्रक्रिया में जो गलतियां होती हैं, वो सीखने को और मजबूत बनाती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे जितना बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेगा, है ना, जितना ज़्यादा गलतियां करेगा, फिर प्रयास करेगा, गलतियां करेगा, प्रयास करेगा, इससे जो है बच्चे की जो अधिगम की क्षमता है, अधिगम की प्रक्रिया है, वो और बेहतर हो जाएगी, सीखने की प्रक्रिया और बेहतर हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे की जो गलतियों को हमें पॉजिटिव रूप में देखना है, सीखने की एक जो है सीढ़ी के रूप में देखना है। तो यहाँ पे बात समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन जो है भारतीय स्थापत्य पढ़ाने के दौरान एक इतिहास का टीचर विद्यार्थियों के लिए स्थानीय जो है ऐतिहासिक इमारतों के भ्रमण की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, पुरानी जो इमारत है जैसे कि ताजमहल चला गया, है ना, अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो है लेके गया, हाँ, तो यहाँ पे इसका भ्रमण करा रहा है। तो इसका मूल उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मूल उद्देश्य है गतिविधि आधारित शिक्षण, या अनुभविक जो है शिक्षण का, या मिश्रित शिक्षण का, या परियोजना आधारित शिक्षण का। तो ये जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां कराने से बच्चा जो है एक तो सामने से मौजूद चीज़ों के बारे में देखेगा, और इससे जो है बच्चे का जो है ऐतिहासिक इमारतों के प्रति जो है उसका इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट जो है बढ़ेगा, और उसकी जो है उस टॉपिक को सीखने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए हम इसको कहेंगे गतिविधि आधारित शिक्षण का जो है ये एक उदाहरण होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए है, जहाँ पे बच्चा जो है गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे जो है विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशल का पूर्ण अधिकार रखते हैं। भाषा के चार कौशल क्या है? जैसे कि सुनना, बोलना, है ना, और सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना और लिखना और पढ़ना, ये सभी जो है चार कौशल हैं। ठीक है, और इस पर अधिकार, तो भाई विद्यालय आने से पहले बच्चे इन चारों कौशल पर नहीं आते। बच्चों को जो है सुनना आता है, सुनने की जो है क्षमता होती है, लिखने की क्षमता नहीं होती, कई बच्चों की लिखने की नहीं होती, कई बच्चे जो है पढ़ने की नहीं होती, है ना। तो सुनना और बोलना जो है सामान्यतः सभी बच्चे कर पाते हैं। अपनी भाषा की जो है नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। तो यहाँ पे जो आंसर है, भाषा का जो समुचित संपूर्ण उपयोग, जैसे भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सही तरीके से बातचीत करना,
या सही सेंटेंस यूज़ कर पाना, ग्रामेटिकल जो है चीज़ों को, व्याकरण के नियमों को जानकारी होना, तो इस तरीके के समुचित उपयोग में करने में समर्थ नहीं होते। तो ये समर्थ कब होंगे? जैसे जैसे वो स्कूल में अपना टाइम बिताएंगे और जैसे जैसे टीचर उनको सिखाएगा वैसे वैसे वो समुचित उपयोग जो है करने लगते हैं भाषा का। ठीक है। कोरी स्लेट तो होते ही नहीं है, क्योंकि बच्चा कोरी स्लेट नहीं होता, जब पैदा होता है तब कोरी स्लेट होता है, उसके बाद जो है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया जो है होता है, तो धीरे धीरे वो उसके अंदर कुछ न कुछ जो है दिमाग में भरा ही रहता है ना। तो भाषा के संदर्भ में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आने से पहले जो होता है आंसर ये है। ठीक है। बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाता है? अब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपका हिंदी पेडागोजी मजबूत है। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भारतीय है वो नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं और वो वहाँ की भाषा सीख रहे हैं, तो इस प्रेरणा को, इस मोटिवेशन को क्या कहा जाता है? तो इसे हम यांत्रिक प्रेरणा नाम देते। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यांत्रिक प्रेरणा। यहां पे क्या होता है, यांत्रिक प्रेरणा कह लीजिए या फिर हम इसे लक्ष्य जो है भाषा मोटिवेशन, इस तरीके से कुछ भी नाम होता है, जहां पे हम जो है कुछ जो है कोई अन्य भाषा सीखते हैं, जहां पे हमें हमारी भाषा जो टारगेट भाषा कुछ और होती है। ये आमतौर पे यांत्रिक प्रेरणा में क्या होता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए हम यहाँ पे भाषा सीखते हैं। हमारा जो है उस भाषा के संदर्भ में ना कोई भावनात्मक जो है लगाव है और ना ही मेरा कोई उद्देश्य है सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर रहा। तो यहाँ पे एक भारतीय जर्मनी में जाकर के जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है, तो वहाँ पे उसका भाषा के संदर्भ भावनात्मक, जैसे यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल। अब कंप्यूटर एक मैकेनिकल चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे, तो इक्विपमेंट्स में कोई भावनात्मक चीज़ तो नहीं होती, इसलिए ऐसे कह सकते हो कि इसमें भावनात्मक नहीं होता। भावनात्मक रूप से जुड़ाव के लिए जो है भाषा नहीं सीख रहा है, यहाँ पे सिर्फ केवल अपना काम हो जाए, वहाँ पे नौकरी लग जाए और अपनी सैलरी आते रहे, तो यहाँ पे व्यक्तिगत लाभ के लिए भाषा सीखी जाती है। तो यांत्रिक प्रेरणा के आगे आप लिख लीजिए, आपके लिए आगे काम आएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से कहूँगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से एक प्रश्न आपको 101% देखने को मिलेगा, जहां भाषा अर्जन का मतलब होता है एक स्वाभाविक होने वाली प्रक्रिया, जहां पे अर्जन की प्रक्रिया स्वाभाविक है। यहाँ इसका जुड़ाव होता है परिवार से, है ना। जिस परिवार में, जिस समाज में आप जो है जन्मे होते हैं, वहाँ की आप भाषा अर्जित कर लेते हैं। अधिगम का संदर्भ है, संबंध है लक्ष्य भाषा से, जो आप भाषा सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम में क्या होता है, हम व्याकरण के नियम सीखते हैं, और अर्जन में किसी तरीके की कोई व्याकरण के नियम नहीं सीखते हैं, ये एक स्वाभाविक है, उल जुलूल बोल बोल के हम कुछ न कुछ सीख ही जाते हैं। तो ये जो अर्जन प्रक्रिया होती है, ये अन्वेषण वाली प्रक्रिया होती है। यहाँ माता पिता को देख रहा है बोलते हुए, वो शब्द सीख लिया। तो यहाँ पे भाषा अर्जन एक सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि अधिगम जो होता है वो प्रयासपूर्ण होता है, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जो है भाषा की बोली के बारे में सही है? भाषा की बोली, ठीक है, तो देखिए भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, ठीक, और गांव में कोई जो है भाषा बोली जाती है हिंदी है, लेकिन वहाँ पे जो तोड़ी फोड़ी जाती है वो है बोली। जैसे भारत में एक ब्रज बोली है। अब जैसे ब्रज कहाँ बोली जाती है? मथुरा में, है ना। वो हिंदी है, लेकिन हिंदी का एक ब्रज स्वरूप है। तो ये बात समझ गए, भाषा हिंदी है और बोली हिंदी का ही एक दूसरा जो है सब्सटीट्यूट वर्जन, एक तरीके से वह है ब्रज। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। तो यहाँ पे छठवें का देखिए आंसर क्या होगा, तो भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं, तो यही इसका आंसर है। भाषा, एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। बोली एक बड़ी श्रेणी है, भाषा जो है तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी है, जबकि ये गलत बात है। भाषा जो है एक बड़ी श्रेणी है और बोली यहाँ पे एक छोटी श्रेणी है। कभी कभी जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर तर्क संगत है, आंसर वो है ऑप्शन ए।
बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि भाषा से संबंधित है। अब देखिए ये सिद्धांत, ये क्वेश्चन वैसे तो सीडीपी का है, लेकिन चूंकि इसमें एक जो ऑप्शंस दिया गया है वो हिंदी पेडागोजी के तहत जो है कार्य करता है, इसलिए हम कह सकते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था किसने? गार्डनर ने। ये सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। इसके तहत इन्होंने जो है 8 प्रकार की जो है विलक्षण जो है बुद्धियों के बारे में डिफाइन किया था। वो 8 प्रकार की जो है योग्यताओं के बारे में बताया था कि बुद्धि कोई एक प्रकार नहीं हो सकता, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धियां हो सकती हैं। एक व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कि एक ही बुद्धि कार्य करे, उसमें हो सकता है कई हों। तो 8 प्रकार में क्या था? जैसे कि म्यूजिक में अच्छा होगा, फिजिकल स्ट्रेंथ में अच्छा होगा, भाषाई जो पकड़ है वो अच्छी होगी। जैसे अब यहाँ पे आंसर हो गया ना, तो भाषाई मौखिक बुद्धि यहाँ पे इससे संबंधित है। अब यहाँ पे भाषा पकड़ क्या होता है? मतलब कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे लेख लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर जो आता है उसमें लिखी लेखन जो कोई लिखता है वही तो जो है भाषाई बुद्धि के संदर्भ में काम करेगा। कोई कविताएं लिख रहा है, कोई शेर व शायरी लिख रहा है, पिक्चर की कहानी लिख रहा है, कोई डायरी नोट कर रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, ये सभी भाषाई बुद्धि में आता है। इन लोगों की भाषा में जो पकड़ होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार, तो स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये माना है कि भाषा जो है, बच्चे की जो भाषा है वो अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकरण के द्वारा या फिर सुदृढ़ीकरण के द्वारा सीखी जाती है, इन्फोर्समेंट के रीइंफोर्समेंट के द्वारा सीखी जाती है ना। यहाँ पे बच्चा जो है धीरे धीरे नकल से आपके द्वारा, आपकी भाषा, आपको बोलते हुए कोई शब्द देखा उसको सीख लिया, फिर धीरे धीरे उसका मतलब भी फिर उसका मतलब भी बनाना सीख गया। तो इस तरीके से वो सीखता है। अनुकरण मतलब यहाँ पे नकल की मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात है कि भाषा परिवेश से सीखी जाती है। तो ये बात किसने कही? तो भाषा पर्यावरणीय जो है आसपास के परिवेश से, तो ये संबंध है पियाजे से। ध्यान रखिएगा, पियाजे से। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है, वो है वाइगोत्स्की ने कहा था। तो इतने बातें आपको नोट कर लेना चाहिए, आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। देखिए जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं, कुछ लोग तो हो सकता है पिछली बार दिए हों, है ना, वो हो सकता है कि 2-3 नंबर से जो है रह गए हों, तो मैं उनको तो मैं ये मान सकता हूँ कि हो सकता है कि उनको ये पता हो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो पहली बार जा रहे हैं देने, उनको ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये नाम मत भूलिएगा। निम्न में से कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? तो भाषा के बारे में जानना मतलब क्या होता है? मतलब आप किसी की भाषा के बारे में जान रहे हैं, जैसे इंग्लिश के बारे में, मतलब उसके आगे पीछे सारे सब चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, मतलब यहाँ पे व्याकरण के ज्ञान की बात हो रही है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अब जब यहाँ पे किसी भाषा के बारे में जानना मतलब उसके नियम के बारे में जानना, उसकी संरचना के बारे में जानना, भाई तभी तो संरचना के बारे में जानना, है ना। वाक्य जो है निर्माण करने की क्षमता के बारे में, कि वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, एक शब्द से आप निर्माण, एक शब्द से आप वाक्य को कैसे जो है बना सकते हैं, वाक्य निर्माण हो गया, या शब्द संरचना हो सकता है। ये सभी अगर शब्द आपको याद हो जाएंगे ना तो आप समझ सकते हैं। व्याकरण में व्याकरणिक नियमों के बारे में आप जानते हैं, और जब नियम जानेंगे तभी आप कह सकते हैं कि भाषा के बारे में पूर्ण ज्ञान है मुझे। ठीक है, इस संदर्भ में बात यहाँ पे समझ गए। भाषा स्वयं में क्या है? एक जटिल चुनौती है कि एक विषम विषय मात्र है, या संप्रेषण का एकमात्र साधन है, या नियमबद्ध व्यवस्था है? तो देखिए यहाँ पे भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, यहाँ पे एकमात्र साधन तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भाषा के संदर्भ में आपको लिखना, बोलना, संकेत भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन डी। निगमन विधि क्या है? भाषा के संदर्भ में हो या किसी भी चीज़ के संदर्भ में हो, बहुत आसान सा है। अगर ये शब्द लिखा हो क्वेश्चन में तो निगमन विधि, तो इसका मूल अर्थ है कि पहले बच्चे को हमें नियम बताना होगा, फिर बच्चे को उदाहरण देना होगा। तो कोई भी टॉपिक अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं निगमन विधि से, तो आप पहले बच्चे को नियम बताएंगे, पहले बच्चे को नियम बताएंगे, फिर उसके बाद आप उसको उससे जुड़ा हुआ उदाहरण देंगे। और
पहले बच्चे को उदाहरण देकर नियम समझाना, तो ये जो है आगमन विधि का उदाहरण है, ठीक है। और बच्चों के संदर्भ में सबसे बेस्ट विधि होती है आगमन विधि। याद रखिएगा, चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन के तहत ये आने वाली विधि है। इसमें बच्चों के अंदर जो है पढ़ने से पहले जो है रुचि पैदा करना इसका मूल उद्देश्य। जब आप उदाहरण देते हो ना, तो जो है बच्चे इंटरेस्ट थोड़ा जगता है ना, और सीखने की जो है प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो ये आगमन विधि है ना। व्याकरण के नियम भी सिखाए जाते हैं तो इसी विधि से सिखाए जाते हैं। यहाँ पे बात समझ गए। छात्र व्याकरण के माध्यम से करना सीखते हैं, तो छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं? तो देखिए यहाँ पे व्याकरण के माध्यम से बच्चे जो हैं वो भाषा का लिखित प्रयोग करना सीखते हैं और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उप कौशल अनिवार्य नहीं है? जब आप पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चीज़ अनिवार्य नहीं है? ठीक है, 13वें का देखिए आंसर। यहाँ पे पढ़ना सीखने के लिए आपको वर्णमाला भावनात्मक संबंध बहुत ज़रूरी है, अनुमान लगाने का कौशल ज़रूरी है, भाषा की संरचना की समझ होनी चाहिए, लेकिन वर्णमाला का याद करने का कौशल ज़रूरी नहीं है। जैसे का मा ल, अगर वो पता है कि का है और ये मा है और ये ला है तो आप पढ़ लेंगे कमल। का धन मा धन ला इज इक्वल टू हो गया कमल। तो यहाँ पे बच्चे को वर्णमाला याद करने की आवश्यकता नहीं नजर आ रही है, ठीक है, कि उसको वर्णमाला याद होना चाहिए, उसको बस शब्द का पहचान होनी चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक जो है प्रगति का लेखा जोखा रखने जो है डॉट से संभव है। तो अगर बच्चे की किसी भी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, बच्चे की अगर हम क्रमिक जो है प्रगति का जो है लेखा जोखा रख रहे हैं, जहाँ पे बच्चे की जो है पूरा एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। एक रिपोर्ट कार्ड होता है जहाँ पे बच्चे का पूरा एक विकास की प्रक्रिया की, स्कूल में जो है बच्चे ने पहले टेस्ट में कितने नंबर लाए, बच्चे का जो है उसका जो है ड्रेसिंग सेंस कैसा है ना, बच्चा कितना शैतानी करता है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या इसमें सुधार हुआ है, ये सभी चीज़ें जो है इसका लेखा जोखा रखना जो है ये पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बहुत पूछा जाता है ये। इनफैक्ट सीटेट में सीडीपी ईवीएस हर जगह ये क्वेश्चन फिट हो जाता है, ठीक है। कक्षा 4 में भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती है, ठीक है। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो भाई एक टीचर चलचित्र क्यों चलाएगी? बच्चों के अंदर रोचक रुचि पैदा करने के लिए, तथ्यों के संदर्भ में। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए ज़्यादा तर्कसंगत है। विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना, विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना, ऑप्शन यहाँ पे ए मुझे लगता है ज़्यादा जो है तर्कसंगत नजर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण है, तो उपचारात्मक शिक्षण का क्या मतलब होता है? उपचार जैसे डायग्नोस होता है ना, अरे मेरे शरीर कुछ समस्या है भाई मेरा उपचार कीजिए, तो यहाँ पे मतलब हो गया कि यहाँ पे मेरी समस्याओं को जानकर उसका समाधान निकालना होता है। तो इसी को कहते हैं हम डायग्नोस्टिक जो है टीचिंग जो है कहते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्नोस करते हैं बच्चे का, हम बच्चे की कठिनाइयों को जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे में क्या क्या कमियां हैं, है ना। तो इसके जानने के कई तरीके होते हैं, तो उसी के माध्यम से हम जैसे हम पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं, है ना, बच्चे को जो है ग्रुप्स में भी जो है चर्चा करा सकते हैं, कुछ जो है एग्ज़ाम भी करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई बच्चे में क्या क्या कमियां हैं। कोई शारीरिक कमी है, कोई जो है भावनात्मक कमी है। कई बार होता है ना कि बच्चा क्लास में एक्टिव नहीं है, बच्चा क्लास में एक्टिव ही नहीं है, पढ़ने के मन ही नहीं कर रहा उसका सीखने, तो ये भी हम जानने, ये भी एक उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्लास में क्यों एक्टिव नहीं है, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। चलिए, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वो हकलाने लगता है, इसका क्या मूल कारण हो सकता है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं भाई। हो सकता है इसको पहले हम आंसर देखते हैं, फिर उसके बाद हम और कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चा अगर हकला रहा है तो वो जानबूझ के ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा। राहुल को सही उत्तर नहीं पता है, राहुल की आदत है, और राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रहा है। तो
आंसर हो गया ऑप्शन डी। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। मेरे स्कूल में, ध्यान से सुनिएगा, मेरे स्कूल में एक बच्ची है, ठीक, वो 6 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है। वो बोलने में भी सही है, सब कुछ सही है, उसकी कोई भी जो है, उसके जो है शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या होती है, जैसे ही आप उससे बात करने बैठेंगे, वैसे अगर वो खेल रही तो खूब बातें करेगी, खूब बोलेगी, लेकिन क्या पता आप जैसे पूछोगे चलो बेटा अब मुझे ऐसा करो 5 का टेबल सुना दो, अब वो 5 का टेबल सुनाते सुनाते एकदम से जो है आगे बीच में कहीं अटक जाएगी, रुक जाएगी, फिर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो आम तौर पे ये साइकोलॉजिकली वो चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। कई बार जो है दिखाने का मतलब उनके पेरेंट्स का कहना है कि जो है हमने सर डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन उसने कहा सब ठीक है ना, जैसे जैसे बड़ी होगी। तो अब देखते हैं कि पहले तो उसकी आवाज़ अटक जाती थी, मतलब रुक जाती थी, अब वो हकलाने भी लग गई है। तो ये जो दर्शा रहा है, ये उसके मनोवैज्ञानिक दबाव को दर्शाता है ना। उसके अंदर जो है आत्मविश्वास की कमी है, किसी चीज़ को डर और घबराहट हो सकती है, नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं, है ना, या फिर स्पीच डिसऑर्डर भी कहला सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया वो यही है, ठीक है। यहाँ पे कई बार होता है कि भावनात्मक असुरक्षा भी बच्चों में होती है। जैसे भावनात्मक असुरक्षा क्या होता है कि यार मैं कुछ बोलूँगा और आंसर नहीं बता पाऊँगा तो जो है मुझ पे बच्चे हंसेंगे। कई आपने जो छोटे स्कूल के जो प्री स्कूल में होते हैं ना, तो जब कोई हंसी मजाक होता है ना, तो अक्सर जो है छोटे बच्चे स्कूल घर जा कर के शिकायत करते हैं कि मुझ पे सब हंस रहे थे, मैम भी मुझ पर हंस रही थी। और ये बात बिल्कुल सही है ना। तो ये भावनात्मक असुरक्षा को दर्शाता है, ठीक है। आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे सही होगा। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना ज़रूरी है। तो देखिए, बहुभाषा हमारे जो है देश में भाषा, एक भाषा तो है नहीं, हिंदी के अलावा पंजाबी भी है ना, भोजपुरी भी बोल रहे हैं, मैथिली भी बोल रहे हैं, है ना, तमिल साउथ की भाषाएं भी बोल रहे हैं। तो अगर हम संविधान की अगर बात करें तो 22 भाषाओं का जो है जिक्र हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम 18वें क्वेश्चन की बात करें तो संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। आंसर हो गया 18वें का ऑप्शन ए, ठीक है। श्रवण में क्या शामिल है, सुनने की क्षमता, सुनने वाले में क्या शामिल है। तो ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी हैं तदनुसार डिकोड करना, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कि आप जिस ध्वनि को सुन रहे हैं उसकी पहचान करना आना चाहिए और उसका अर्थ आना चाहिए। बिना अर्थ के कोई भी ध्वनि, अब कुत्ता भी तो ध्वनि कर निकाल रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल सकते। इसलिए ध्वनि श्रवण में जो शामिल होता है वो है उस शब्द जो आपने सुना है उस शब्द का अर्थ निकालना होना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। एक कक्षा 5 की भाषा टीचर अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, मतलब जो क्या बोलते हैं होटल में जो है मीनू कार्ड होता है ना, और रेल यात्रा की टिकट या किसी भी टिकट की बात हो रही हो आदि, वो अक्सर लेकर के आती है। कभी रेलवे की टिकट लेके आ गई, तो कभी जो है पार्किंग की टिकट लेके आ गई, है ना। तो ये अधिगम के लिए क्या कर रही है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो यहाँ पे आंसर आपको यही देखना है कि क्या, देखिए ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को वास्तविकता से परिचय कराती है। समाचार पत्र पढ़ेगा तो डेली कुछ ना कुछ उसमें होगा और कुछ ऐसी न्यूज़ होगी जो उस बच्चे के संदर्भ से रिलेटेड होगी। तो वह अधिगम को और अधिक वास्तविक बनाने की, सीखने की प्रक्रिया को और अधिक वास्तविक बनाने की कोशिश कर रही है और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक जो है सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। जैसे मैंने हकलाने वाला प्रश्न बताया, अगर मैं वही मानो कि एक बच्ची का वीडियो बना के दूं और मैं मानूं उस बच्ची से, उससे पूछूं वैसे क्वेश्चन मैं बनाऊं और आपको दिखाऊं, तो आप ये समझ जाएंगे कि उसकी जो है वास्तविकता से आप जोड़ जाएंगे। अभी आपको हो सकता है लगे कि अरे यार मनोवैज्ञानिक दबाव भी कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई इतना बड़ा दबाव हो जाए कि जो है वो बोल ना पाए, स्पीच डिसऑर्डर हो जाए या स्पीच डिले हो जाए या भावनात्मक असुरक्षा, मतलब ये सही भी कोई होता है, ये बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी जो है यहाँ पे आंसर जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सीटेट में पेपर 2 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है। आई गेस 2023 होगा या फिर 22 में पूछा गया वो क्वेश्चन है, ठीक है, आप चेक कर भी सकते हैं। तो ये कहानी का समय और स्थान कहलाता है सेटिंग,
कथानक, प्लॉट, अंत। सेटिंग कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है। विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि वह, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और 2024 या 23 और 22 इन 3 जगह आप पेपर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो योगात्मक द्विभाषावाद का क्या मतलब होता है, इसको पहले जान लेते हैं। तो ऐसा मतलब होता है यहाँ पे योगात्मक द्विभाषा का मतलब होता है एक तो मातृभाषा, समझिएगा, द्विभाषा का मतलब होता है एक मातृभाषा और दूसरी भाषा होती है मतलब होता है लक्ष्य भाषा। तो मातृभाषा और लक्ष्य भाषा को जोड़ देना ही योगात्मक हो गया। मतलब दोनों भाषा को मिलजुल करके पढ़ाना या बढ़ाना या बच्चों को जो है एक लक्ष्य भाषा सिखाना हो मातृभाषा, तो दोनों भाषा को मिलजुल करके बढ़ाया जाना चाहिए, इसका मूल उद्देश्य यही है। तो यहाँ पे इसका जो मूल अर्थ आंसर निकलता है वो बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देना। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षण को द्विभाषा के रूप में महत्व देना ये नहीं है। यहाँ पे बच्चों की भाषा को तो समुन्नत करना परंतु उनकी संस्कृति को नहीं, ये भी गलत है। प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करना इसलिए दूसरी भाषा रखी गई, ये भी नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। हालांकि ये क्वेश्चन टैग वर्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी जो है अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है। तो समूह में बच्चों के कुछ ग्रुप्स में जो है टॉपिक्स का जो है सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप यहाँ पे 6-7 बच्चे हैं, है ना। इस तरीके से सिखाना ये सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। इसके माध्यम से बच्चे की सीखने की जो है क्षमता भी बढ़ जाती है ना। और एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं, संस्कृति का सम्मान करना सीखते हैं, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना सीखते हैं, ये सभी चीज़ होती है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं पैसेज भी कराऊं, पैसेज गद्य और पद्य के क्वेश्चन भी कराना शुरू करूं? तो ध्यान रखिएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। मैं जो है जल्द ही आपको इससे पैसेज से रिलेटेड भी वीडियोज़ अपलोड करने लग जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? अब यहाँ पे कौन सी ऐसी गतिविधि है जो हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में उपयोगी नहीं है? तो 24वें का देखिए आंसर, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, ये जरूरी है भाषा विकास के संदर्भ में। विज्ञापन, पोस्टर, साइन बोर्ड, किसी का भी अन्य का उपयोग का विश्लेषण करना। किसी विज्ञापन को देख लीजिए, फिर उसको अपने तरीके से जो है आप जो है उसको इलेबोरेट कर सकते हैं, आप अपने तरीके से उसको जो है उसके बारे में अपने जो है विश्लेषण, अपनी राय रख सकते हैं। मुहावरों के अर्थ लिख करके याद करना जो है ये जो है भाषा गतिविधि के संदर्भ में जो है बकवास है। ठीक है। आंसर हो गया यहाँ पे सी, ये गतिविधि उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है, कि इससे जो है आपका भाषा विकास तो नहीं होने वाला। ठीक। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि मानी जाती है। तो व्याकरण शिक्षण मतलब जहाँ पे हम किसी भाषा का जो है नियम जो है सीखते हैं। क्या सीखते हैं? नियम सीखते हैं, उसकी संरचना सीखते हैं, उसकी संरचना सीखते हैं। तो यहाँ पे ये विधि है 25 का आंसर है ऑप्शन ए, आगमन विधि। यहाँ पे पहले बच्चों को हम जो है उदाहरण दिखाते हैं, उदाहरण के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम उसके जुड़े हुए नियम के बारे में बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। भाषा संबंधी मूल्यांकन में हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? भैया हमारा मूल्यांकन करने का मूल उद्देश्य यही होता है। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा का मूल्यांकन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये जान सकें कि बच्चा जो है भाषा में सही है कि नहीं है, तभी तो मूल्यांकन। और अगर जान गए कि सही नहीं है तो उसका निदान करेंगे। तो आंसर हमें वही ढूंढना है ना। अब देखते हैं यहाँ पे आंसर किस रूप में मिलता है। ठीक। तो यहाँ पे भाषा संबंधी मूल्यांकन में हम बच्चों के जो है पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए? नहीं, भाषा संबंधी मूल्यांकन में बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का हम मूल्यांकन करते हैं कि उस भाषा का वो प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है।
बाकी सभी यहाँ पे गलत होगा। और ध्यान रखिएगा, भाषा संबंधी मूल्यांकन में इस लाइन को नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है। एक टीचर ने बच्चों को समूह में विभाजित किया, कई जो है ग्रुप्स में डाल दिया। ठीक है, ऐसे समझिए। और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित जो है प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। टीचर का क्या जो है मंतव्य है, उस टीचर का क्या मन है ऐसा करने का। तो बच्चे के लिए समीक्षा लिखना, परीक्षण और उसकी स्मृति का परीक्षण करना, सहपाठी जो है पृष्ठ पोषण देना, यहाँ पे ये सब नहीं है। अध्यापक का जो मंतव्य है वो है टॉपिक्स के प्रति जो है रुचि या बच्चे के अंदर जिज्ञासा पैदा करना उस टॉपिक के संदर्भ में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। सीखना किसी भी स्थिति के प्रति जो है डॉट डॉट को दर्शाता है। तो सीखना जो है ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, अभिक्रिया प्रतिक्रिया, जो भी आंसर हो सब हटा दो, सक्रिय प्रतिक्रिया है। आंसर हो गया एक्टिव जो है यहाँ पे चीज है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या नेशनल करिकुलम जो है एजेंडा 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? तो आंसर यहाँ पे देखिए, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त जो है विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन कराना, ये बिल्कुल सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन कराना। तो यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र के तहत हमें भारतीय भाषाओं को बढ़ाना है, ना कि हमें विदेशी भाषाओं को बढ़ाना है। तो यहाँ पे ये जो कथन है ये गलत है और आंसर यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे बी गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा मूल उद्देश्य हमारी भारतीय भाषाओं को बढ़ाना है। ठीक है, विदेशी भाषा से यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब 3 भाषाओं में हमने विदेशी भाषा को त्रिभाषा के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भाषाओं के रूप में शामिल नहीं किया है। फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित करना, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अब लर्निंग के संदर्भ में कौन सा कथन नहीं है सही है? तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है, ये बात बिल्कुल सही है भाई। जो सीखना होता है वो सीखना व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होता है। ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक होता है। तो आंसर यहाँ पे सी जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो गया वो है सी। और इस प्रकार से जो है हमारा आज का जो कंप्लीट वीडियो हो जाता है यहाँ पे समाप्त। मेरा नाम मोहित चक्रवैश्य है और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट करिए आपको किस जो है टॉपिक के संबंध में आपको वीडियो चाहिए। मैं 100% आपको जो है उस टॉपिक के संबंध में कंप्लीट जो है नोट्स और MCQ सब कुछ आपको दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए नमस्कार।